मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर की समीक्षा बैठक। इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता दिए जाने पर भी की चर्चा। कैंपस संस्थाओं के लिए उपलब्ध भूमि के मास्टर प्लान पर भी किया मंथन। स्मार्ट मीटर तोड़फोड़ पर भड़के भाजपा विधायक वंशीधर भगत। कहा, कांग्रेस विकास विरोधी मानसिकता से ग्रस्त। कांग्रेस को जनता की सुविधा नहीं आ रही रास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भाजपा पर हमला। कहा, भ्रष्टाचार और झूठ का गठजोड़ है भाजपा सरकार। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की छुट्टी, भाजपा की फैलाई हवा। हरिद्वार वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। वन्यजीव तस्करी नेटवर्क से जुड़े 2 आरोपी पकड़े गए। शिकारियों के पास से बंदूक और चाकू बरामद। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता दिए जाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर लाने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान कैंपस संस्थाओं के लिए भूमि के उपलब्ध के मास्टर प्लान पर भी मंथन हुआ। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सचिवालय में इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास पर समीक्षा बैठक हुई। तो बैठक में इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता दिए जाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर लाने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान कैंपस संस्थाओं के लिए उपलब्ध भूमि के मास्टर प्लान पर भी मंथन हुआ। हरिद्वार से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां भगवानपुर क्षेत्र के खेड़ी शुकुपुर गांव स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राएं रसोई में खुद खाना बना रही हैं और ना ही उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, जिससे वे खुले में जाने को मजबूर हैं। एक और जहां केंद्र राज्य सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्योंकि छात्रों को जहां पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, वहां उन्हें स्कूल में मिड डे मील तैयार करने के लिए झोंक दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और न्याय के देवता के दरबार में भाजपा के खिलाफ न्याय की अर्जी भी लगाई। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनके खिलाफ झूठ फैलाया, जैसे जुमे की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है, जिससे जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से हटाया जा सके। दरबार में हम लोग न्याय की कामना के लिए आए हैं। ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जो भाजपा के 2 झूठ हैं, क्योंकि झूठ और सत्य की लड़ाई है, और झूठ जहाँ झूठ होता है वहाँ धर्म का नाश होता है। तो ये भाजपा जो है झूठ बोल करके लगातार धर्म का नाश कर रही है। हमारा कर्तव्य है एक राजनीतिक दल के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी मेरा कर्तव्य है कि मैं
इस झूठ का पर्दाफाश करूं और इसको जनता तक लेकर के जाऊं। और आज राज्य के अंदर जो एक अजीब सी बेकली है, एक हरिद्वार वन विभाग की पथरी रेंज में वन विभाग की टीम ने एंटी पोचिंग अभियान के तहत 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नसरत हरिद्वार और बहादुर दिल्ली के पास से बंदूक और चाकू बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में उनके बड़े वन्य जीव तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। दोनों पर वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा गया है। पूरे नेटवर्क की जांच के लिए वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की जा रही है। रात को जो है हमारा जो पथरी वन क्षेत्र है हरिद्वार रेंज का, उसमें जो वन कर्मियों का दल था, उन्होंने 2 व्यक्तियों को, दो शिकारी थे, उनको रंगे हाथों शिकार करते हुए वन क्षेत्र से पकड़ा गया है और दोनों के पास से अवैध असला एवं अन्य हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। इन दोनों ही शिकारियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में और भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक रिसाइकल करने वाली फैक्ट्री पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में कई घटनाएं सामने आई थी, जिस कारण आगजनी और लोगों के खराब स्वास्थ्य को लेकर भी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई थी, जिस पर अमल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई ऐसी फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसी इकाइयों पर लगातार विभाग कार्रवाई कर रहा है और पूर्व में 6 फैक्ट्री पर सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद भी लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसको लेकर टीम गठित कर सभी फैक्ट्रियों पर छापेमारी की जाएगी। समय पर हमारे पास भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। विशेषकर प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकाइयां हैं, जो इकाइयां संचालित हैं और उन इकाइयों में फायर हैजार्ड्स की संभावना रहती है और उनमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है। विगत दिनों में भी हमने कार्रवाई की थी। जो अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकाई थी, 6 इकाई को हमने सील किया था। पुनः हमारे पास कुछ शिकायतें आई हैं, समय रहते हम उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय समय पर औचक भी निरीक्षण किया गया है और कार्रवाई भी की जाती है। हमने कुछ कोल्हू को सील भी किया था, जिनमें जो प्रतिबंधित ईंधन का प्रयोग करते हुए पकड़े गए थे। कुछ लगभग 3 या 4 के खिलाफ हमने पेनल्टी भी मारी थी, जिनमें हमने प्रतिबंधित ईंधन पकड़ा था। समय समय पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी ये कार्रवाई की जाएगी। नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और वामपंथी दल विरोध कर रहे हैं। जहां एक और प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता और नेता वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत भाजपा लोगों के बीच जाकर नए संशोधन की खूबियां बता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव मुस्लिम और देशवासियों के हित में लाए गए बदलाव है। इसके माध्यम से गरीब मुसलमान के हितों की रक्षा की जाएगी। वहीं कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने वक्फ कानून का विरोध जताते हुए न्याय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व और आगे से मुसलमान के हितैषी खुद को दिखाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा कि ये विरोध करने वाले लोग मुस्लिम नहीं है, ये पॉलिटिकल मुस्लिम है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूं, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। देश के हित में लाया गया, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है भारत
और मुसलमानों के भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को 24 अप्रैल तक चारधाम यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देहरादून आरटीओ संदीप सैनी से चारधाम यात्रा के दौरान लगे वाहनों की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की IND24 संवाददाता विनय सूद ने। में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शासन प्रशासन की ओर से तेजी से की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात करें तो उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर यहां पर निर्देश दिए हैं कि 24 तारीख तक यानी 24 अप्रैल तक जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इसी के चलते आज हमारे साथ देहरादून आरटीओ संदीप सैनी जी हैं, इनसे यहाँ पर बात करेंगे। सर, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 अप्रैल से, कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ग्रीन कार्ड को लेकर के किस तरीके की जो जानकारी है यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो चारधाम यात्रा है वो सुगम और सुरक्षित रहे और ग्रीन कार्ड की जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। तो इसके लिए हमारे पूरे संभाग में, वैसे तो पूरे स्टेट में सारे ऑफिसेज में ग्रीन कार्ड बनते हैं, लेकिन गढ़वाल में हमारे पूरे संभाग में सारे ऑफिसेज में ग्रीन कार्ड बन रहे हैं और रुड़की में हम नारसन में बना रहे हैं। और इस बार जो है हमारे जो जितने भी ड्राइवर्स आएंगे उन सबका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। लास्ट टाइम 2 लोकेशन पे हो रहा था, इस बार एक हमने NGO को भी हमारा परिवहन मुख्यालय इसमें एनरोल कर रहा है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी ड्राइवर्स लंबी दूरी तय करके चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं वो डायरेक्ट एक ही स्ट्रेच में ना जाएं, उसके लिए उनको एक छोटा स्मॉल एक रेस्ट मिल सके, इसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमें कैनोपी लगा के करेंगे, जिससे जो सड़क सुरक्षा जो है, जो मेन जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, उसको भी सुदृढ़ता हम दे सकें। अभी तक गाड़ियों की अगर बात करें तो कितनी गाड़ियों के लिए जो है ये यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो हो चुकी हैं? पूरे संभाग की अगर हम बात करें तो पूरे संभाग में हमारे 1466 ग्रीन कार्ड अभी तक जारी हो चुके हैं। ये सारे उत्तराखंड की जो हमारी गाड़ियां हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। और इस बार व्यवस्था ये भी की जा रही है, जो बाहर की गाड़ियां आएंगी उनको सिर्फ 15 दिन का ग्रीन कार्ड एक बार में दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ देहरादून आरटीओ संदीप सैनी जी, जिन्होंने चारधाम यात्रा में जो ग्रीन कार्ड इस दौरान यहाँ पर ड्राइवरों को दिए जाएंगे तो उसके लिए पूरी जानकारी जो है यहाँ पर IND24 से साझा की है। देहरादून से IND24 के लिए विनय। कांग्रेस लगातार सड़क हादसों में बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में रोड सेफ्टी के लिए कोई तैयारियां नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हर साल सड़क हादसों में मरने वालों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग में 983 लोगों ने जान गंवाई। साथ ही सरकार से चारधाम यात्रा के पहले सरकार से रोड सेफ्टी अरेंजमेंट करने की अपील की है, ताकि चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो। सेफ्टी अरेंजमेंट्स पूरे पहाड़ में बहुत कमजोर है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, 20 अप्रैल है और 275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं राज्य में रोड एक्सीडेंट्स में अब तक। पिछले साल 983 लोगों ने जान गंवाई। अगर आप 5 साल का आंकड़ा देखेंगे 2020 से लेकर 2025 तक, तो राज्य में 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ष उनकी मौत हुई है रोड एक्सीडेंट्स में। रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स बहुत लचर हैं। सरकार को चारधाम यात्रा से पहले पूरे राज्य की रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स को पुख्ता करने चाहिए। यात्री जो आवे दर्शन के लिए वो सुरक्षित जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार उस काम को करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोहाघाट में भव्य रामलीला मंच निर्माण की घोषणा की, जिसके तहत लोहाघाट में भव्य रामलीला मंच निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश में पंडित प्रकाश पुनेठा की ओर से पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रामलीला मंच के नींव रखे गए। इस दौरान लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता और कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। रामलीला कमेटी लोहाघाट की ओर से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं पूरी रामलीला कमेटी की ओर से, नगर की ओर से, होली की टीम से, की ओर से। आपके द्वारा टनकपुर में इसकी घोषणा की गई थी और आज 2 वर्ष बाद इसका कार्य यहाँ पर शुरू होने आ रहा है। मैं सहयोग करने वाले सभी पूर्व जिला अध्यक्ष
श्री निर्मल मेहरा जी का, वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सामंत जी का और यहाँ के मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर जी का जो अभी यहाँ पाए भी थे, और मैं विधायक जी का सहित सभी जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर मैं मुख्यमंत्री के हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस जब भव्य और दिव्य मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा, हम मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए रामला कमेटी लोहाघाट की क्षेत्र की जनता उन्हें सादर आमंत्रित करेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर लोहाघाट पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की अगुवाई में पूर्व सीएम रावत का ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। पूर्व सीएम जनसंपर्क करते लोगों से मिले और 1857 की क्रांति के नायक वीर कालू सिंह मेहरा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके बाद लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के दिशा निर्देश पर बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका काली कुमाऊं क्षेत्र खासकर लोहाघाट से पहले से लगाव रहा है। अपना लावण्य है, अपना उल्लास है, उमंग है, और जिस तरीके से होली को एक बड़े उत्सव में बदल दिया है, नहीं तो होली धीरे धीरे केवल रंगों की थोड़े पानी डाल दिया, उसकी औपचारिकता बन करके रह गई थी। उसको जो कलात्मकता अल्मोड़ा ने दी थी, और अब तो ये पहचानना पड़ेगा कि अल्मोड़ा पहले आई या चंपावत पहले आई, यहाँ से अल्मोड़ा गई, बहरहाल जहाँ से भी गई, लेकिन ये दोनों स्थानों पर ऊंचाई। लेकिन खड़ी होली को जिस तरीके की कलात्मकता हमारे काली कुमाऊं ने, लोहाघाट, चंपावत ने दी है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ और मैं उसको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। उनके उत्साह और उमंग को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मैं भी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी, हम इसी अभिष्ट से आए। हमारा गौरव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन मेहता और उनके सहयोगी सब बिल्कुल एकनिष्ठ भाव से इस काम को एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां लोहाघाट में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने जो उनके खिलाफ महाझूठ बोला है, वे चंपावत में न्याय के देवता गोलूदेव के मंदिर में प्रार्थना कर न्याय के लिए अर्जी लगाएंगे। भाजपा झूठ बोलकर जनता को बरगलाया है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। भाजपा जनता का ध्यान हटाने के लिए धर्म की राजनीति कर जनता को आपस में लड़ा रही है। ये तो जनता होती है। जनता जब, जैसे एक कहावत है कि एक साधु महाराज ने एक परेशान चूहे को अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली से भाग रहा था, उसे कहा जाओ शेर हो जाओ। वो शेर हो गया। बाद में वो जब महाराज को ही खाने के लिए एक दिन दौड़ा तो उन्होंने कहा पुनः मुझको हो। अब इस समय भाजपा जो है जनता को ही खाने को दौड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें देख लीजिए। और यदि जिस दिन महाराज समझ जाएंगे कि ये मेरे आशीर्वाद से जिसको हमने शेर बना दिया था, ये शेर तो हमारा ही भक्षण कर रहा है, जनता जनार्दन का भक्षण कर रहा है, पुनः मुझको भवित कह देगी और हमसे भी कहते कि शेर बनो, तो फिर हम शेर हो जाएंगे। अब इस समय तो जनता का आशीर्वाद है, तो इस समय दुरुपयोग कर रही है भाजपा जनता के आशीर्वाद का। राजधानी देहरादून में डेंगू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सरकार प्रशासन ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। डेंगू की बीमारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आमजन से डेंगू की रोकथाम के लिए सावधानी अपनाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका प्रशासन दोनों ही डेंगू को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। टोईवाला स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड टेस्ट की व्यवस्था के साथ ही डेंगू के मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में फॉगिंग कराई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू जो पैटर्न हो रहा है, जनरली डेंगू का जो पीक आता है बरसात के टाइम आता है, अगस्त सितंबर के आसपास। लेकिन इस बार अप्रैल में ही कुछ केसेस दिख रहे हैं शहर में। अभी उसके अनुसार जो हमारे सीएम साहब ने जो विज्ञप्ति जारी किया, उसमें से 18 मरीज मतलब हमारे देहरादून उसमें मतलब भर्ती पाए गए हैं, जिसमें से 13 मरीज देहरादून के हैं और 8 मरीज दूसरे जिलों के हैं, जो अन्य जो हमारे यूपी बॉर्डर के आसपास के जो भी होंगे। जो 9 मरीज तो इसमें से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, बाकी मतलब अन्य लोग अभी भर्ती हैं। अभी डेंगू को लेकर एक
आकस्मिक बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर पालिका भी त्वरित कार्रवाई कर रही है। नगर पालिका ने फॉगिंग के साथ साथ एंटी लार्वा का स्प्रे भी प्रारंभ कर दिया गया ताकि जो डेंगू का मच्छर पनपने न पाए। शीघ्र ही हम लोग जैसे कि दिशा निर्देश प्राप्त हैं जिला स्तर से, तो हम प्रत्येक वार्ड में वार्ड मेंबर के साथ बैठक प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें लोगों को इससे बचाव और इसके संबंध में जागरूकता जागरूक किया जाएगा कि कैसे डेंगू के मच्छर से बचा जा सकता है। रानी पोखरी थानदो क्षेत्र की बड़कोट ग्राम पंचायत के वीरपुर दांडी गांव में जंगलात के पास शराब की दुकान को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसका ग्रामीण बीते कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। वहीं जब ठेका संचालक शराब सप्लाई करने के लिए गाड़ी से शराब लेकर पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची आबकारी अधिकारी प्रेरणा विष्ट ने बताया कि ग्रामीणों से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा। यही मांग है कि ये आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ हमारे गांव की जो गरीब महिलाएं हैं वो इस जंगल में अपने घर परिवार का रोजगार चलाने के लिए चारा पत्ती लेने जाती है। पति तो मरेंगे दारू पी के और बाकी जो औरत जंगल में जाएगी उन्हें नशीली जंगल नहीं जाने देंगे, तो देश का या क्षेत्र का विकास कहाँ से है? ये तो विनाश है। ऊपर से मैं आशा कार्यकर्ती हूँ बड़कोट ग्राम सभा की और मेरा इस क्षेत्र में अक्सर आना जाना रहता है, तो हमें तो ये सिखाया जाता है कि घर घर जाकर नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार करो और ऊपर से जो है हमारी छाती में शराब की दुकान खोल दी। ये कौन सा न्याय है? और अगर धामी सरकार को इस दारू से इतना ही वो है तो अपने घरों में खोले और दुकानों में अपने ही लोगों को बिठाए और अपने ही लोगों को पिलाए, लेकिन हम इस क्षेत्र में बिल्कुल दारू की दुकान नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे। जब से 3-4 दिन से यहाँ पे चल रहा है कि ठेका खुलेगा, तब से हम लोग लगातार यहाँ पे पूरे गांव वाले यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि यहाँ पे शराब का ठेका नहीं खुलेगा, क्योंकि ये आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे कल लोगों के मकान बनेंगे तो क्या ठेके के सामने हम लोगों के मकान बनेंगे? हम लोग जब विरोध कर रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें कई तरह से धमकाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत परेशान किया जा रहा है। और आज भी जो ये यहाँ पे मैडम लोग आए हैं तो इन लोगों ने हमें आज ये कहा कि शराब पी के जो तुम्हारे पति मरते हैं, तुम्हारे बच्चे मरते हैं, तो उन्हें मर जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने तो यहाँ पे ठेका खोलना है और हम मानक के हिसाब से खोल रहे हैं। आज से जो मैडम आई है उन लोगों ने हमें अभी सामने ये बात बोली है कि शराब पीकर जो तुम्हारा पति मरता है, बच्चा मरता है, उनको रोको, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने पति को रोको, अपने बच्चों को रोको। अगर धामी सरकार को इतना ही शराब से प्यार है, इतना ही वो है, तो वो अपने घर में जाके ठेका खोले और अपने घर से दे लोगों को, लेकिन यहाँ पे गांव में न्याय पंचायत में ठेके नहीं खुलेंगे। एक उप दुकान स्वीकृत हुई है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो नियम के तहत हम यहाँ पे इसकी जो शराब है उसको शिफ्ट करवा रहे थे, अभी रखवा रहे थे, लेकिन यहाँ की ग्रामीणों का विरोध को देखते हुए हमने आश्वासन दिया कि अभी फिलहाल 1-2 दिन हम इसको वापस लेके जा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे। आप लोगों का जो आपस में बातचीत करनी है, निस्तारण करना है, उसके बाद इस प्रक्रिया को देखा जाएगा। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही, जिसे लेकर हरिद्वार में विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की जा रही है। अब 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। हरिद्वार को यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार मानते हुए प्रशासन ने बैरागी कैंप, चमगादड़ टापू, ऋषिकुल मैदान और एक अतिरिक्त स्थान को होल्डिंग पॉइंट के रूप में विकसित किया है। यहाँ ठहरने, भोजन, चिकित्सा और रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें। 30 तारीख से प्रतिष्ठित हमारी चारधाम यात्रा स्टार्ट हो रही है और इसके लिए जो भी हमारे इंतजामात हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी काफ़ी वर्क उसमें हो चुका है। पूरे जनपद हरिद्वार को 2 सुपर जोन में और करीब 9 जोनों में डिवाइड किया गया है और करीब 40 के ऊपर सेक्टर बनाए गए हैं। इसमें 3 ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनको हम लोगों ने हॉल्टिंग एरिया के रूप में डेवलप किया है, जहाँ पर जो चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के बाद जो लोग आएंगे उनको हॉल्ट करना या किसी तरीके से अगर मान लीजिए ऊपर भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है तो चमगादड़ टापू हमारा भूपतवाला के पास में और नारसन और तीसरा हरिद्वार में जो बैरागी कैंप है इसके पास में हॉल्टिंग एरिया बनाए हैं। साथ में जो ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है उसमें लोग यात्रियों की सुविधाओं के हिसाब से
पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पर दिया गया है, किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस द्वारा जो हमारे पर्यटक मित्र के रूप में भी हमारे नए जो बूथ्स हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। साथ में हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन और ट्रैफिक को रेगुलेशन के लिए अलग से फोर्स इसमें डिप्यूट किया गया है। इस प्रकार से पूरे चारधाम यात्रा में जनपद हरिद्वार में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत यात्रियों को ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। चारधाम यात्रा को लेकर के हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये एक्सपेक्टेड है कि 28 से यहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे। उसी के क्रम में हमने इस बार जो हमारा रजिस्ट्रेशन पॉइंट है ऑफलाइन वो स्कूल मैदान में बनाया है। पिछली बार राही में बना था और स्कूल में बना था, तो थोड़ा लोगों को दिक्कत हुई थी, इसलिए यहाँ पे इस बार 14 काउंटर पहले से ही हम लगा रहे हैं और 6 काउंटर स्टैंड बाई में रख रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उन्हें भी लगा लेंगे। तो इस प्रकार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 20 काउंटर उपलब्ध होंगे और लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर लग रहा है वहाँ पे हम लोग सशुल्क और निःशुल्क दोनों प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ ही टॉयलेट्स, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा होल्डिंग पॉइंट्स हम लोग कई जगह पे बना रहे हैं, जो हमारा नालसन में है, स्कूल ग्राउंड में भी है, चमगादड़ टापू पे है, बेलाई कैंप में है। इन सब जगहों पे हम लोग होल्डिंग पॉइंट बना रहे हैं ताकि अगर यात्रियों को रोकना पड़ा, वाहनों को रोकना पड़ा, तो उस जगह पे हम लोग रोक सकते हैं। इसके अलावा सभी कार्यों के लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। एक सेपरेट कंट्रोल रूम हम लोग इस बार बना रहे हैं जो हरिद्वार के लिए पृथक से होगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IN24। नमस्कार।